हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने की विधियाँ तथा अधिगम पठार और जो अधिगम वक्र होता है वह क्या होता है। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं और अधिगम क्या होता है। और विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम की परिभाषाएँ कौन कौन सी परिभाषाएँ दी हैं। और अपनी अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अधिगम होता है या जो सीखना होता है उसकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, अधिगम का पठार क्या होता है और अधिगम का वक्र क्या होता है, यानी कि अधिगम वक्र क्या होता है। तो यह जो वीडियो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट की परिदृश्य से। और जो यह टॉपिक है यह बहुत ही पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में, यहाँ से एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप पूरा देखेंगे और शुरुआत से लेके अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, यानी कि अधिगम जो होता है उसकी प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या होती हैं। किसी भी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग किया है। यानी कि अगर हम कुछ भी नया सीखते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, तो उसको करने के लिए, नई विधियों को सीखने के लिए या नया कार्य करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया है। यानी विभिन्न प्रकार की विधियां बताई हुई हैं मनोवैज्ञानिकों ने कि हमें इन विधियों को अपना करके हमें नए नए प्रकार के कार्य करने चाहिए। इनमें से कुछ प्रभावशाली विधियां निम्न हैं। इनमें से जो कुछ प्रभावशाली विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करके सीखना। पहली विधि है करके सीखना। डॉक्टर मैक का कथन है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। यानी डॉक्टर मैक जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया है कि जो स्मृति का स्थान होता है वह मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में होता है। यानी कि जो कुछ भी याद करने का या जो मेमोरी का जो भी स्थान होता है वो मस्तिष्क में नहीं होता है वरन शरीर, बल्कि जो शरीर के जो विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं उनमें होता है। और यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। और इसी का एक कारण होता है कि हम जो कुछ भी कार्य सीखते हैं उसको हम पहले करते हैं, फिर वह कार्य हम सीखते हैं। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उससे वे जल्दी सीखते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं वो जो भी कार्य स्वयं करते हैं, अपने हाथों से जो भी कार्य करते हैं उसको वो जल्दी सीख जाते हैं। यह किसका कहना है? यह कहना है डॉक्टर मैक का, जो कि मनोवैज्ञानिक है। अगली पॉइंट पे चलते हैं। अगली विधि है अधिगम की अगली जो प्रभावशाली विधि है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण यानी कि दोहराना। तो अनुकरण द्वारा सीखना कैसे होता है? इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। यानी कि जो अनुकरण द्वारा सीखना होता है इस विधि में जो शिक्षक होते हैं, जो एक अध्यापक होता है, वह छात्र के लिए आदर्श के अनुरूप होता है। यानी कि जो छात्र होते हैं वह शिक्षकों के जो भी व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों को देखकर उनको अपना एक आदर्श मानता है। इस विधि द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जो अनुकरण द्वारा सीखना होता है इस प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वह शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। और बालक विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होता है वो दूसरे को देख करके उनका अनुकरण करके सीखता है। तो उसका जो अधिगम होता है वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है निरीक्षण करके सीखना। यानी कि जो अधिगम की तीसरी प्रभावशाली विधि है वह है निरीक्षण करके सीखना। योकम एवं सिम्पसन ने क्या बताया है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। यानी जो कुछ भी निरीक्षण होता है, जो कुछ भी हम निरीक्षण करके या किसी के बारे में ठीक से जांच पड़ताल करके जो सूचना प्राप्त करते हैं, आधार सामग्री जो भी एकत्र करते हैं और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में जो निरीक्षण करके हम सही विचार या जो सही जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वो स्वयं जल्दी और अस्थायी रूप से सीखते हैं। यानी जो बालक होता है वो स्वयं से जिस भी वस्तु के बारे में या जिस भी विषय के बारे में वो स्वयं निरीक्षण कर रहा होता है तो वह उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो भी बारीकियां होती हैं उनके बारे में वह जल्दी सीखता है और अस्थायी रूप से सीख जाता है। और जो इसी कारण जो निरीक्षण करके सीखना होता है यह एक प्रभावी विधि है अधिगम के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं परीक्षण करके सीखना। यानी कि जो कोई भी कार्य हम करते हैं, जो कुछ भी अधिगम करते हैं उसको हम परीक्षण करके कैसे सीखते हैं? नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। यानी जो कुछ भी हम नई बातें सीखते हैं, जो कुछ भी नया हम ट्राई करते हैं, नया करने के लिए सोचते हैं, तो वह सब क्या होता है? वह परीक्षण करना सीखना होता है। यह एक प्रकार का सीखना ही होता है क्योंकि हम नई बातों को खोज रहे हैं या नई बातों को हम सीख रहे हैं। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा
कर सकता है। यानी कि जो नई बातें बालक करता है, नई बातों की जो भी खोज करता है, तो बालक इन खोजों को परीक्षण के द्वारा ही कर सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि बिना किसी कार्य को किए बिना हम कैसे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं? जब तक उसके बारे में हम किसी भी बात के बारे में खोज नहीं करेंगे, किसी भी कार्य के बारे में जानेंगे नहीं, उसका परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती है। यानी कि जो परीक्षण करके बालक सीखता है, नई बातों की खोज करता है, तो वह जो भी बातें सीखता है वे उसके ज्ञान का एक अभिन्न अंग हो जाती है। और वह जो सीखना होता है, यानी परीक्षण करके जो सीखना होता है, वह एक स्थायी सीखना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। यानी कि जो समूह में रह करके जो भी बालक सीखते हैं, वह भी एक प्रभावशाली अधिगम होता है या प्रभावशाली अधिगम की एक विधि होती है। सामान्यतः छात्र समूह में कार्य करने पर आनंद का अनुभव करते हैं। यानी कि जो भी छात्र होते हैं वो अपने समूह में, अपने मित्र मंडली में जो भी कार्य होता है उसी में, मित्र मंडली में रह करके कार्य करने में आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि समूह में किया गया अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। यानी जो भी मनोवैज्ञानिक हैं वह भी यह मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो समूह में अगर कोई भी कार्य करते हैं या समूह में अधिगम करते हैं, तो वह जो अधिगम होता है वह अधिक प्रभावशाली होता है। और जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है, जो कुछ भी प्राप्त जो भी सीखा गया होता है, वह स्थायी सीखना हो जाता है। और अधिक समय तक जो बच्चों के जो मस्तिष्क में होता है उसकी जो छाप होती है वह बनी रहती है या अधिक समय तक वह याद रहता है। अगले हम बात करते हैं कि जो सामूहिक विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि क्या होता है कि इस विधि में प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। यानी जो वाद विवाद विधि होती है, इस विधि में मतलब यह एक सामूहिक विधि होती है। तो इस विधि में जो भी प्रत्येक छात्र होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करने और जो भी नए प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को पूछने का उनको अवसर दिया जाता है। कि जो भी छात्र हैं वो अपने छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं, 3-3 या 4-4 समूह करके, और विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं वो अपने अपने प्रश्न करने या अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं या उनको अवसर दिया जाता है। अगली सामूहिक विधि है वर्कशॉप विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी आप देखते होंगे जो भी विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रम होते हैं या जो कुछ भी, चाहे वार्षिकोत्सव वाला कार्यक्रम हो या कुछ भी कार्यक्रम हो, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। और विभिन्न समूह जो भी होते हैं तो वो उनमें क्या किया जाता है, विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन करवा दिया जाता है और इन विषयों के हर पहलू का छात्रों पर अध्ययन किया जाता है। यानी जो कुछ भी टॉपिक छात्रों को दे दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में जो छात्र होते हैं वो अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और एक वर्कशॉप तैयार करते हैं। और विभिन्न प्रकार का जो भी सभाओं का आयोजन किया गया होता है उसमें वो उसके बारे में चर्चा या परिचर्चा करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है सम्मेलन व विचार गोष्ठी। यानी सम्मेलन व विचार गोष्ठी क्या होता है कि किसी विशेष कार्य या समस्या पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चिंतन या वाद विवाद किया जाता है। यानी सम्मेलन या विचार गोष्ठी में क्या होता है कि सम्मेलन यानी कि जो किसी विशेष कार्य या किसी समस्या पर कुछ व्यक्ति या कुछ भी बालक जो होते हैं उनका एक ग्रुप या समूह तैयार कर लिया जाता है और किसी विषय पर वो उसका चिंतन करते हैं और वाद विवाद करते हैं। यही सम्मेलन या विचार गोष्ठी कही जाती है। ये ज़्यादातर जो उच्च शिक्षा होती है यानी विश्वविद्यालय स्तर पर जो कुछ वाद विवाद होता है वह सम्मेलन या विचार गोष्ठी के अंतर्गत आता है। अगला चौथा पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक हैं। इस विधि का दार्शनिक आधार व्यवहारवाद है। इस विधि में छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं सामाजिक वातावरण में करते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसके जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक हैं और इस विधि का जो भी उपयोग होता है वह दार्शनिक आधार या व्यवहारवाद के स्वरूप किया जाता है। और इस विधि में जो छात्र होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करते हैं और सामाजिक वातावरण में रह करके ही एक उद्देश्यपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसी के अनुसार जो अधिगम या जो भी सीखना होता है वह उसी के अनुसार वो करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो प्रक्रिया होती है सीखने की वो क्या होती है। सीखने की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। सभी जानते हैं कि जो सीखना होता है वो सदैव एक समान नहीं होता है। स्मिथ के अनुसार संक्षिप्त रूप में सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य
और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई रहती है, ये सभी बहुत ही आवश्यक है। यानी कि होता क्या है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह सदैव एक समान नहीं रहती है। कभी सीखना जो होता है वो तीव्र गति से होता है, कभी सीखना मंद गति से होता है, और कभी सीखना जो होता है वो एक समान गति से होता रहता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह एक समान नहीं रहती है। आगे हम बात करते हैं अधिगम वक्र क्या होता है। अधिगम वक्र जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी बालक के सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह सदैव एक समान नहीं होती। वह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, जो एक वक्र रेखा के समान होती है। इससे ही अधिगम वक्र कहते हैं। यानी अधिगम वक्र क्या होता है कि कोई भी बालक जो होता है अगर वो सीख रहा है तो वह सदैव एक समान गति से नहीं सीखता है। कभी वह तीव्र गति से तो कभी वह मंद गति से सीखता है, और एक वक्र रेखा यानी वक्र रेखा का निर्माण कर लेता है। इससे ही अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी अब हम बात करते हैं कि जो अधिगम वक्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक अधिगम वक्र। यानी जो सकारात्मक अधिगम वक्र होता है वह क्या होता है, जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है। यानी कि जब कोई बालक होता है वो जब सीखने की शुरुआत करता है तो वह धीरे धीरे मंद गति से सीखता है, तथा बाद में उसके सीखने की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। इससे ही सकारात्मक अधिगम वक्र कहा जाता है। यानी कि सकारात्मक अधिगम वक्र क्या होता है कि जब एक बालक होता है, जब वो शुरुआत करता है सीखना, तो वह बहुत धीरे या मंद गति से सीखना प्रारंभ करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वह मैच्योर होता जाता है उसके जो सीखने की गति होती है वह तीव्र होती चली जाती है। यही सकारात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो प्रारंभ में ये जो ग्राफ है वह नीचे है, तो ये क्या है, इसमें जो प्रारंभ में जो सीखने की गति है वह मंद है, फिर धीरे धीरे जो ग्राफ होता है वह बढ़ने लगता है, तो बाद में उसके सीखने की गति क्या होती है वह तीव्र हो जाती है। यही सकारात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। आगे हम पॉइंट पे बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है नकारात्मक अधिगम वक्र, यानी इसे उन्नतोदर अधिगम वक्र भी कहा जाता है। यानी इसके दो नाम हैं, एक है नकारात्मक अधिगम वक्र, दूसरा है उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगम वक्र। इन नामों से इसे जाना जाता है। जब एक बालक प्रारंभ में तेजी से सीखता है, यानी कि जो नकारात्मक अधिगम वक्र होता है इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो प्रारंभ में तेजी के साथ सीखता है, परंतु बाद में उसका सीखना मंद हो जाता है। यानी कि जब वो शुरुआत करता है सीखना तो बहुत तीव्र गति से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे किन्हीं कारणवश उसका जो सीखना होता है वो धीरे धीरे मंद होता चला जाता है। यह नकारात्मक अधिगम वक्र या ऋणात्मक अधिगम वक्र या उन्नतोदर अधिगम वक्र कहलाता है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो पहले उसके सीखने की गति है वह तीव्र है, तो जो ग्राफ है वह ऊपर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका सीखना मंद होता जा रहा है, तो जो ग्राफ होता है वह नीचे चला आता है। यही नकारात्मक अधिगम वक्र या उन्नतोदर अधिगम वक्र कहलाता है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। जो तीसरा है सरल रेखीय अधिगम वक्र। यानी सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या होता है, सीखने के दौरान एक जो बालक होता है वो जब सदैव एक समान उन्नति को दर्शाता है, यानी कि एक समान गति से जब वह सीखता है तो उसका अधिगम वक्र सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो उसका जो अधिगम वक्र होता है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो सीखना है वह एक समान रेखा में हो रहा है, इसीलिए जो यह एक सरल रेखा में वह सीख रहा है, इसीलिए इसे एक सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। यानी कि इसमें न मंद है न तीव्र है, यह एक समान ही रेखा में, एक सरल रेखा में वह सीख रहा है। यही सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट है एस या यू आकार का अधिगम वक्र। यानी कि जो चौथा अधिगम वक्र है वह है ये एस या यू आकार का अधिगम वक्र। इसे मिश्रित अधिगम वक्र भी कहते हैं। यानी कि जो एस या यू आकार का अधिगम वक्र होता है यह मिश्रित अधिगम वक्र भी कहलाता है। जब एक बालक के सीखने से संबंधित उन्नति सदैव समान नहीं रहती, बल्कि उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है, तो एस या यू आकार के वक्र का निर्माण होता है। यानी कि जो एस या यू आकार का अधिगम वक्र है या जो मिश्रित अधिगम वक्र है, इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो सदैव एक समान गति से नहीं सीखता है। वह कभी तीव्र गति से सीखता है तो कभी मंद गति से, कभी तीव्र गति से, कभी मंद गति से सीखता है, तो उसे एस या यू आकार का अधिगम वक्र या मिश्रित अधिगम वक्र कहते हैं। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, पहले यह मंद गति से यानी धीमी गति से सीखता है, फिर इसकी गति तीव्र हो जाती है, तो फिर आगे चल करके इसकी जो सीखने की गति होती है धीमी हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। इस तरह से यह जो इसका सीखना होता है वह चलता रहता है। यानी कि धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, फिर धीमी गति से, फिर तीव्र गति से उसका सीखना जो होता है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो अधिगम वक्र होता है वह मिश्रित या एस या यू आकार का अधिगम वक्र कहलाता है। आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम पठार के बारे में, यानी कि जो अधिगम पठार होता है या लर्निंग प्लेटू जो होता है वह क्या होता है, और अगर जो बालक होता है उस वो मतलब कि जो सीख रहा होता है उसमें कैसे जो अधिगम का पठार होता है वह बनता है, या अधिगम पठार का निर्माण कैसे होता है। तो दो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या बाधा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि जो बालक सीख रहा होता है तो जो दो सीखने की अवस्थाएं होती हैं उनके जो बीच की अवस्था होती है, यानी कि जो पहले वह सीखना प्रारंभ करता है, फिर कुछ समय के लिए वह सीखना उसका रुक जाता है और उसके बाद वह पुनः सीखना प्रारंभ करता है। तो जो सीखना प्रारंभ किया, उसके बाद जो रुका, और उसके बाद जो पुनः सीखना प्रारंभ किया, तो इन दोनों के बीच में जो जितनी देर वह रुका है वही अधिगम का पठार कहलाता है। तो जो दो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या जो बाधा होती है उसी को ही अधिगम का पठार कहते हैं। रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया है कि जो पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है, यानी जो अधिगम का पठार होता है यह सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता होती है। यह उस अवधि को सूचित करती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यानी कि जो अधिगम का पठार होता है यह उस अवधि या उस समय को सूचित करता है जब जो सीखना होता है वो रुक जाता है। यानी कि जो बालक होता है वह सीख नहीं रहा होता है, उसका जो सीखना होता है वह रुक जाता है। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जो पहले उसका सीखना होता है वह तीव्र गति से होता है, फिर उसकी जो सीखने की गति होती है वह रुक जाती है। तो जो रुका हुआ होता है यही क्या कहलाता है, यही पठार कहलाता है। और उसके बाद उसकी जो सीखने की गति होती है वह पुनः तीव्र हो जाती है। तो जो रुका हुआ होता है, यानी कि जो प्रथम अवस्था और जो दूसरी अवस्था, जब दूसरी बार वह पुनः तीव्र गति से सीखने लगा, उसके बीच में वो जितनी देर रुका यही अधिगम का पठार कहलाता है। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने अधिगम की जो प्रभावशाली विधियाँ थी उनके बारे में जाना, अधिगम का जो वक्र होता है वो क्या होता है, तथा अधिगम के वक्र के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, तथा अधिगम का पठार क्या होता है और कौन सी जो परिस्थिति होती है उसमें अधिगम का पठार बनता है, इत्यादि के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है और बहुत ही आसान से और कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। मैं देखता हूं कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तथा शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।